बोरू और गोगबोरू एक साथ एला की तरफ जाते देखा गया है उन दोनों को। तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपको उसे सिबिल्ला से शादी करने से रोकना होगा। अगर उन्होंने भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया तो उनसे कैसे निपटेंगे? तुम्हारी मदद से। मुख्तसरन ये कि सुल्तान सलाउद्दीन हमसे अच्छी खबर के मुंतजिर हैं। अल्लाह भाई अल्लाह, अरे देखो जरा सलाउद्दीन को, देखो जरा, देखो क्या शानदार मंसूबा बनाया है। अल्लाह, मैं तो समझा था वो मर गए, हमसे निडाल हो गया था मैं तो यहाँ। देखो तो जरा, वाह भाई वाह, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे खुश होना चाहिए या फिर नाराज। क्या है ये सब? जासूसी की जा रही है, जासूसी, और मुझे खबर भी नहीं हुई। उन्होंने अपनी माँ और बीवी को भी नहीं बताया। जाओ यहाँ से, उनसे मुख्तलिफ हूँ मैं, जासूस हूँ मैं, जासूस। मुझे तो सब कुछ पता होना चाहिए था। सुना तुमने? मुझे खुशी नहीं है और ना कोई गम है। अगर तुम वक्त पर यहाँ ना आते और ना बताते कि सुल्तान सलाहुद्दीन जिंदा हैं, तो हमने तो हंगामा बर्पा कर देना था। लेकिन गुस्सा इतना आ रहा है कि खुद को मान लो, पागल हो गया हूँ। नहीं, ये जासूसी का काम मेरा नहीं। तुम्हारा तो गला काटने वाला था। हम सब का दुश्मन एक ही है और हम सब मिलकर उस शैतान गुमुश्तगीन को तख्त से नीचे उतारेंगे। हमारे सुल्तान का एक खुफिया मंसूबा है। अब मेरी बात गौर से सुनना। तुम्हारी गैर मौजूदगी मौत से भी बदतर है सलाहुद्दीन। मैं यह मंसूबा बनाने पर मजबूर था। मुझे माफ कर दो, वरना तुम्हारे गाल को छूने वाला हर आंसू मेरे दिल को अंधेरी आग में ले जाता है। क्या यह हमेशा इसी तरह रहेगा? जब आप मौत की जानिब चल रहे हैं, मैं अपने टूटे दिल के साथ आपकी मुंतजिर होंगी। हमारा रास्ता जिहाद से तबीर है और इस रास्ते के अंजाम पर या तो शहादत है या फतह। तुमसे मिलना मुकद्दर ठहरा। इंशाअल्लाह कहुत्स भी मुकद्दर में होगा। मैंने जो ख्वाब देखा उसे मुकम्मल पाया। तुम कहुत्स को फतह करने से पहले नहीं मरोगे सलाहुद्दीन। फौजी बहुत थक चुके हैं चातेलॉन, उन्हें आराम की जरूरत है। मैं इस गोगबोरू नामी आदमी पर भरोसा नहीं कर रहा। अगर वह हमें नहीं देखता है तो वह हम पर गुस्सा हो सकता है। तुम फौज के दस्ते के साथ आगे बढ़ो, हम पीछे से पहुंच रहे हैं। चलो ठीक है, आ जाओ फौजियों। सलीबी कौद से रवाना हो चुके हैं मेरे सुल्तान। तो फिर ठीक है, हम शाम के रास्ते के लिए रवाना होते हैं। गुमश्तकीन आपको अपने सामने खड़ा देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे वह अपने घोड़े से गिरा हो। मैं रास्ते की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इंतजामात करता हूं। क्या हमारी दावत दीवान के अरकान तक पहुंच गई है? सबको दावत पहुंचा दी गई है मेरे अमीर। सबसे बड़ी खबर मिस्र से आनी है। जब हमें वहां अपनी शोहरत के मुताबिक फतह हासिल हो जाएगी, दीवान में फैसला करने का वक्त आएगा। मुझे डर है कि आपकी पेशकश उन्हें नाराज कर देगी। खौफ से मौत को कोई फायदा नहीं पहुंचता काराजा। पहले नूरुद्दीन और फिर सलाहुद्दीन गुजर गया। जिस तरह तस्बीह बिना धागे के कतार में खड़ी नहीं होती, उसी लिए उम्मत को भी एक कायद की जरूरत है। दीवान की तैयारियां मुकम्मल कराओ।
मुसलमानों का खून बहुत बह चुका। अब अपनी तलवारें नीचे कर लो। मेरे जवानों, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो सलीबियों को दोस्त बनाता है और हमें आपस में लड़वाना चाहता है, हमें उस नापाक साजिशी को पहचानना होगा। भाई को भाई का दुश्मन बनाने वाला वह अमीर गुमश्तकीन ही है, क्योंकि वह कमीना एक गद्दार है। अगर ऐसा है तो फिर उसकी हिदायत पर हम यहां तक क्यों आए? हमारा हर उठता कदम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदा है। शुक्र है कि हम यहां सही सलामत पहुंच गए। यह सब उन्हीं का मंसूबा था और अब उनकी हिदायत पर हम अपने भाइयों के साथ एक हो जाएंगे और मुसलमानों पर नहीं बल्कि सलीबी फौज पर हमला करेंगे। जब हमारा हिसाब अभी बाकी है, तुम आखिर यूं कहां जा रहे हो? तुम कभी हार नहीं मानते, हाँ? जो मेरा है वो तुम लेना चाहते हो, और ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। मेरा मामला लॉर्ड गाय के साथ है। अगर हिम्मत हो तो वह मेरे सामने आकर बात करे। हम ये मसला आपस में हल कर सकते हैं, वरना तुम हमेशा अपने सिपाहियों के पीछे ही छुपते रहोगे। छिपने का इरादा है तुम्हारा या मेरे सामने आओगे? तुम एक ऐसे कैदी हो जिसे सजा नहीं दी गई, और बजाहिर खुदा ने सजा देने का काम मुझे सौंपा है। सेबिला से दूर रहोगे। मैं उससे शादी करने वाला हूं। देखो, अपने नाम के मुताबिक हमारा फतेह कमांडर भी वतन वापस आ गया है, इंशाअल्लाह फतह के साथ। जैसा तुमने उम्मीद की थी, हमने एक नाकाबिले फरामोश फतह हासिल की, अमीर गुमश्तकी। मिस्र महफूज हाथों में है। बहुत बड़ा काम कर दिया तुमने गोकबुरु। मेरा चेहरा रोशन कर दिया। तुम्हारा ये स्याह चेहरा कोई भी रोशन नहीं कर सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे फंदे,
तुम्हारे किए हुए जुर्म एक एक करके जाहिर हो गए। तुमने इसे फतह समझा, मगर वह शिकस्त में बदल गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें बेलियन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि लॉर्ड गाय जान गया कि सबीला मेरे साथ आएगी। इसके साथ ही वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और गुस्से की तरफ यहाँ वहाँ दौड़ रहा होता है और वो कहता है कि अगर वो इसके साथ कुछ करने की कोशिश करता है तो विलियम, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पर विलियम कहता है कि लॉर्ड गाय कुछ का बादशाह बनने के लिए शहजादी सबीला के साथ शादी करने पर मजबूर है और इसे इस बात का अंदाज़ा है और इसी बात पर मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि वो उससे तकलीफ नहीं देगा, उसका बाल भी भीगा नहीं होने देगा। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बेलियन का सिपाही आता है और कहता है कि मेरे कौन हमें एक अहम खबर हासिल हुई है। ये सुनकर बेलियन कहता है कि जल्दी बताओ कौन सी खबर है। तो वो कहता है कि लॉर्ड गाय की क़यादत में एक फौज कायरा की तरफ रवाना हुई है। ये सुनकर बेलियन खुश हो जाता है और कहता है कि और कौन, चैतुलियन भी उसके साथ होगा, है ना? तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। इस पर बेलियन कहता है कि जिस मौके की हमें तलाश है वो ये हो सकता है, हमारे पास ये अच्छा मौका है कि हम अपना बदला ले लें। इसके साथ ही वो एक दूसरे को आंखों में इशारा करते हैं। इसके साथ ही मंजर तब्दील करके हमें जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर कारा तेगिन और गोग बोरू आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। गोग बोरू कहता है कि अत्सिस हमें इसके दस्ते के साथ आगे वसूल करेगा। अत्सिस इसी के साथ ही कारा तेगिन कहता है कि क्या शाम की फौज हथियार डाल देगी? तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। वो कहता है क्या वो नन्हे शहजादे से अपनी वफादारी तर्क कर देंगे? हरगिज़ नहीं। इसके साथ ही गोग बोरू कहते हैं कि जब तक मुजफ्फरुद्दीन गोग बोरू उनके सामने है वो किसी दूसरे कमांडर को नहीं पहचानेंगे। ये बात अच्छी तरह जान लो तुम। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। इसी के साथ ही वो उनकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हारा माउन और बहादुर कहाँ है? वो क्यों नहीं आए? कारा तेगिन कहता है कि वो शाम में है और वो वहीं रहेंगे, वो वहाँ यहाँ नहीं आएंगे। उनका आखिर क्या काम? मैं काफ़ी हूँ और उनके और काम है जो उन्होंने शाम में देखने हैं। इसके साथ ही वो अपने हाथ धोता है और मुंह धोता है और इसके साथ ही कारा तेगिन को कहते हैं तो चलो तैयार हो जाओ। इसके साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसके साथ मंजर तब्दील करके हमें जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर कौन, चैतलियन और लॉर्ड गाय घोड़े पर और अपने दस्ते के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। वहाँ पर लॉर्ड गाय कहता है कि फौजी बहुत थक चुके हैं, हमें थोड़ा आराम करना चाहिए, इन्हें आराम की ज़रूरत है। चैतलियन कहता है मैं इस गोग बोरू नामी आदमी पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है उस पर। अगर वो हमें नहीं देखता तो हम पर गुस्सा हो सकता है, वो हमें उसके सामने जाना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो। वो वहाँ पर लौट के कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम फौज के हरे अव्वल दस्ते के साथ आगे बढ़ो, हम पीछे से पहुंच रहे होंगे, ठीक है? इसके साथ ही वो कहता है तो ठीक है हम जा रहे हैं। वो अपने सिपाही से कहता है कि आगे की तरफ बढ़ो। इसके साथ ही वो एक दस्ता उनके साथ, कुछ सिपाही उनके साथ आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और कुछ सिपाही लॉर्ड गाय के साथ पीछे रह जाते हैं। इसके साथ ही मंजर तब्दील करके हमें दोबारा खेमे का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर सुल्तान सलाउद्दीन कहते हैं कि सलेबी खुद से रवाना हो चुके हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है। तो सुल्तान सलाउद्दीन कहते हैं तो फिर ठीक है, हम शाम के रास्ते के लिए रवाना होते हैं। हर चीज़ मंसूबे के मुताबिक हो रही है। वहाँ पर गोपुर कहता है कि गुमुश्तकिन आपको अपने सामने देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि वो अभी अभी घोड़े से गिरा हो। ये सुनकर तमाम वहाँ पर सिपाही हंसने लगते हैं। वो खबर जिसकी उसे अपनी फतह की खुशखबरी होने की उम्मीद होगी वो उसकी तबाही बनेगी। सलाहुद्दीन गोगबोरू की बात का जवाब देते हैं। इसके साथ ही गोग बोरू और उसके सिपाही वहां से जाने लगते हैं। इसके बाद फिर से हमें सुल्तान सलाउद्दीन दिखाए जाते हैं जो कि खलील से कहते हैं कि तैयार हो जाओ, हम निकल रहे हैं। इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें खेमे के बाहर का मंजर दिखाया जाता है जहां पर सायरा खातून और वहां पर ताजिर याकूब जासूसी कर रहे होते हैं। वहां पर वो कहते हैं कि हमें यहाँ फजूल में इंतजार कर रहे हैं सायरा खातून, हम कल रात से यहाँ जमे हुए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी। तो वहाँ पर सायरा खातून कहती हैं तुम चाहो तो जाओ, मैं यही इंतज़ार करूँगी, बहुत जल्द ही हमें कुछ सुराग मिलेगा। मुझे यकीन है कि मेरी हिस्स मुझे मायूस नहीं करेगी, मैं जो सोच रही हूँ बिल्कुल वैसे ही होगा। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बोरू और उसके सिपाही नहा निकलते हैं और वो घोड़ों पर बैठते हैं और जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। सायरा खातून बहुत ही ज़्यादा पुरतजस्सुस होती हैं और वहाँ पर दिखाया जाता है बोरू घोड़े पर बैठकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है
आगे की तरफ और उसके साथ उसके पीछे सिपाही भी आगे की तरफ जा रहे होते हैं। सायरा खातून बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और सोच रही होती हैं कि जल्दी कुछ सुराग मिल जाएगा। इसके बाद ही मंजर तब्दील करके हमें गुमश्तकीन दिखाया जाता है जो कि तस्बीह में दाने पिरो रहा होता है, यानी वो अपना खुद को अच्छा और मोमिन ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा होता है। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसके सिपाही आता है और उसे इजाज़त मांगता है और अंदर आ जाता है। और वहाँ पर गुमश्तकीन कहते हैं कि क्या हमारी दावत दीवान के अरकान तक पहुँच गई? क्या तुमने पहुँचा दी? तो वहाँ पर वो सिपाही कहते हैं सबको दावत पहुँचा दी गई है मेरे अमीर, परंतु एक मसला है। और वहाँ पर गुमश्तकीन कहते हैं कि सबसे बड़ी खबर मिस्र से आनी है। मिस्र से आनी है सबसे बड़ी खबर, और जब हमें वहाँ अपनी शोहरत के मुताबिक फ़तह हासिल हो जाएगी तो हम अगला कदम उठाएँगे। दीवान में फ़ैसला करने का वक़्त आ गया है। तो वहाँ पर वो शख्स कहता है मुझे डर है कि आपकी पेशकश उन्हें नाराज़ कर देगी, क्योंकि जो आपकी पेशकश है मुझे नहीं लगता कि वो उस पर एहसन दिल से इस पर राज़ी हो जाएँ। तो वहाँ पर गुमिश्तकीन कहता है कि खौफ से मौत को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता का राजा, कोई भी नहीं। पहले नूरुद्दीन और फिर सलाहुद्दीन गुज़र गया, सब ने गुज़र जाना है। और इस तरह वो कहता है कि ये तस्बीह को देखो, जिस तरह तस्बीह बगैर गिरोह के कतार में नहीं खड़ी होती, वैसे ही हमें ईमान से काम लेना चाहिए। उम्मत को भी एक फ़ायदे की ज़रूरत है, एक कायद की ज़रूरत है, और कायद मैं हूँ। दीवान के लिए तैयारियां मुकम्मल करो। इसके साथ ही वो वहाँ सिपाही उसका इजाज़त लेकर चला जाता है। तो वहाँ पर जब आसपास कोई नहीं होता तो गुमश्तकीन अपना मजहबी निशान करता है और मजहबी इबादत करता है, यानी कि वो एक क्रिश्चियन है। इसके साथ ही फिर से हमें मंज़र तब्दील करके दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें मिस्र का मंज़र दिखाया जाता है ज़िंदान का, और वहाँ पर काज़ी फ़ाज़िल ज़िंदान के अंदर दाखिल होते हैं। काज़ी फ़ाज़िल ज़िंदान के अंदर दाखिल होते हैं तो वो वहाँ पर कैदी के सलाम करते हैं, और वहाँ पर वो कहता है कि क्या हुआ काज़ी फ़ाज़िल, शाम की फ़ौज जब दरवाजे पर पहुँची तो क्या तुम यहाँ दौड़ पड़े? हाँ, अभी तुम्हारी सारी हवा निकल गई। इसके साथ ही काज़ी फ़ाज़िल कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है मेरे कायमास, आपकी मदद की ज़रूरत है। तो वहाँ पर कायमाज़ हँसता है और अब उठता है और कहता है कि तुम्हें बहुत जल्दी समझ आ ही गई। तो वहाँ पर वो गुरूर के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तुमने मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा तेज़ी से अपनी जगह बदल ली, कायमाज़ कहता है। तो यहाँ पर वहाँ काज़ी फ़ाज़िल हँसते हैं। कायमाज़ कहता है कि लेकिन तुमने मेरे साथ जो सलूक रखा उसके बाद तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। ये नामुमकिन है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। सलाहुद्दीन अपनी कब्र से उठकर आ जाए तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हें कोई भी फ़ायदा नहीं होगी। इसके साथ ही वो कहते हैं कि गौर से सोचो, अगर वाकई में वापस आ गया तो क्या करोगे? हाँ, सोचो इस बारे। तो कायमाज़ ये उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह जाते हैं और कहते हैं कि क्या मतलब है, फजूल में मेरा वक्त बर्बाद ना करो काजी फाजिल, जो कहना है जल्दी करो। काजी फाजिल से कहते हैं कि फर्ज करते हैं कि वो मरे नहीं, अभी सलाहुद्दीन फर्ज करते हैं जिंदा है। फर्ज करते हैं कि शाम के तख्त पर बैठे जालिम को तख्त से उतारने के लिए इस तरह का मंसूबा बनाया गया। हम ये तमाम चीज़ें फर्ज करते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं कि फर्ज करते हैं कि तुम्हारी जो खबर वहां तक पहुंचाई गई मरने की, वो भी झूठी है। ये वहां पर कायमास कहते हैं कि तुम क्या कह रहे, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम इसकी मदद की पुकार को फजूल में जाने देते? हाँ, नहीं जाने देते, जाहिर सी बात है। ये सच नहीं हो सकता, कायमास कहता है। मुझे पहलियां मत बुझाओ, सही से बात करो। वहां पर कायमास का कहता है कि वहां पर काजी फाजिल कहता है कि अल्लाह का शुक्र है, ये सच है, ये कोई फर्ज नहीं, ये सच है। सुल्तान सलाहुद्दीन जिंदा है। ये सुनकर कायमाज हक्का बक्का रह जाते हैं। और वहां पर काजी फाजिल कहते हैं और क्या हिकमत खुदाबंदी है कि उनकी जान लेने की कोशिश करने वाला उनकी जान लेने वाला गोगबरू आज उन पर जान निसार करने वाला हो चुका है। आज उनके लिए लड़ रहा है, उन पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, जो एक वक्त पे उनकी जान लेना चाहता था। मुझसे क्या चाहते हो? कायमास कहते हैं, क्या अपनी तरफ का इंतखाब करो? हाँ, या मैं तुम्हारी तरफ का इंतखाब करूं? गुमिश्ते के जाल में फंसने को है, इसका वक्त तंग हो रहा है। वहां पर कादी फाजिल कहते हैं, गुमिश्ते के जाल में फंसने वाला है और तुम्हें हमारी इमदाद करनी होगी। अब तुम्हारी मदद से अब उसका घेरा मजीद तंग होगा। इसके साथ ही इत्तेहाद करने वाला जो कोई भी होगा, इसकी कीमत अदा करेगा, जो कि गुमिश्तकीन के साथ इत्तेहाद करेगा। इसके साथ इत्तेहाद करने वाला जो कोई भी होगा, इबरत का निशान बनेगा। अगर तुम अब हमारी तरफ आते और शर्मिंदा होते हो तो जाहिरी बात है तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। हम इस पर
फिक्र करेंगे। तुम्हारे पास एक मौका होगा, अब ये तुम पर मुनहसिर है, जिंदा रहने के लिए मौका तुम्हें दिया जाता है। अब ये तुम पर मुनहसिर है कि तुम इस मौके को फ़ायदा उठाते हो या इसको ऐसे ही ज़ाया कर देते हो। वहाँ पर गुमश्तकीन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। काज़ी फ़ाज़िल कहते हैं कि सोचो, अपने बारे में सोचो। इसके साथ ही मंज़र तब्दील करके हमें बोरू और कारा तेगिन दिखाए जाते हैं, जो कि घोड़े पर बैठकर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि अज़ीज़ और इजिप्ट का लश्कर भी उनके साथ होता है और वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही सामना होता है तो एक दूसरे पर तलवारें तान लेते हैं। बहुत हो गया अमीर गोगबरू, वहाँ पर अज़ीज़ कहता है, बहुत हो गया, अब तुम्हारे इख्तिताम हो चुका, अब मज़ीद आगे नहीं जा सकते, अच्छी तरह जान लो। वहाँ पर वहाँ पर शामी सरबराह गोगबोरी कहता है कि रुक जाओ सिपाही में। इसके साथ वो कहते हैं मुसलमानों का खून काफ़ी बहाया जा चुका, अब अपनी तलवारें नीचे रखो, नीचे करो अपनी तलवारें। वहाँ पर तमाम जो उसके सिपाही होते हैं तलवारें नीचे कर लेते हैं और दूसरी तरफ मिस्री लश्कर भी पुरसकून हो जाता है। इसके साथ ही वो कहता है कि उनकी तरफ आगे की तरफ बढ़ता है और अफ़सीस की साइड पर हो जाता है और अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कह रहा होता है कि मेरे बहादुरों, मेरी बात गौर से सुनो, सलेबियों को कौन दोस्त बनाता है और कौन हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाता है। अब हमें ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि कौन भाइयों के दूसरे भाइयों को कत्ल करने के बारे में अ, अमीर गुश्तविन को कोई परवाह नहीं। उनको कोई परवाह नहीं कि हम यहाँ लड़ें और एक दूसरे को कत्ल करें, क्योंकि वो घटिया शख्स गद्दार है, वो शख्स कमीना है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि मेरी बात अच्छी तरह सुन लो, अब हम उसके लिए नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही वहाँ पर एक कमांडर आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है, अगर ऐसा है तो हम उनके हुक्म पर यहाँ तक क्यों आए हैं हम यहाँ पर, हमारा वक्त ऐसा क्यों ज़ाया किया गया। तो वहाँ पर गोगबोरू कहता है कि मेरा उठाया गया हर कदम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए था, हर कदम। ये बात अच्छी तरह जान लो, मेरी वफादारी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ है, सुल्तान सलाहुद्दीन मरे नहीं है। ये सुनकर तमाम शामी लश्कर हक्का बक्का रह जाता है। दूसरी तरफ मिस्री लश्कर भी एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गोगबोरू कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है वो सही सलामत है और हम उनके कहने पर यहाँ आए हैं। ये बात अच्छी तरह जान लो, अब हम फिर से उनके हुक्म पर अमल करेंगे और अपने भाइयों के साथ इत्तेहाद करेंगे, एक दूसरे पर तलवार नहीं उठाएंगे, एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे। हम अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ नहीं बल्कि सलीबी फौज के खिलाफ तलवार चलाएंगे। अब हम उन पर हमला करेंगे। शाबाश मेरे शोरों। वहाँ पर अज़ीज़ कहता है कि आज इत्तेहाद का दिन है आज। इस गद्दार गुमश्तकिन के अज़ाइन को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के अजीम दावे की खातिर ये जिहाद करने का दिन है, अज़ीज़ कहता है। इसके साथ ही तमाम लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। इसके साथ ही अज़ीज़ कहता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन जिंदाबाद। तो सारे तमाम जो सिपाही होते हैं वो भी कहते हैं सुल्तान सलाहुद्दीन जिंदाबाद, सुल्तान सलाहुद्दीन जिंदाबाद। और तमाम शामी लश्कर और मिस्री लश्कर आपस में मुत्तहिद हो जाते हैं और सुल्तान सलाहुद्दीन के शान में नारे लगा रहे होते हैं। फिर से हमें मंजर तब्दील के लिए करके हमें मिस्र का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर कौंतेस मिला बग्गी में बैठ रही होती हैं। तो वहाँ से पीछे से हमें दिखाया जाता है कि शमसा खातून उन्हें आवाज़ देकर रुकने का कहती हैं। जब वो शमसा खातून की आवाज़ सुनती है तो रुक जाती हैं। तो शमसा खातून कहती हैं कि तुम अभी कायरा में हो, तुम अभी तक गई नहीं। तो वहाँ पर वो कहती है कि मैं जा रही क्यों। तो शमसा वो कहती है कि इस शादी से तुम्हें मिलने वाली हर चीज़ सलाहुद्दीन के साथ ही इस सरज़मीन में दफन हो गई। ये बात अच्छी तरह जान लो, अब तुम्हें इतराने का ज़रूरत नहीं। वो कहती है कि तुम्हें अब यहाँ ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर शमसा खातून कहती है कि तुम पर अफ़सोस है, अफ़सोस, तुम्हारी हालत तरस खाने के लायक है। वहाँ पर वो कहती हैं, तो वो कहती क्या तुमने मुझे ये कहने के लिए रोका है, तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम एक झूठ पर मबनी ज़िंदगी गुजार रही हो। शमसा खातून कहती हैं, तो वो कहती कैसा झूठ, मैं किसी झूठ में जी रही हूँ। तो वहाँ पर वो कहती है कि अच्छी तरह बाल कान खोल के सुन लो, सलाहुद्दीन वो मरा नहीं है। तो ये सुनकर वो कहती है कि वो जिंदा है। तो वहाँ पर कहती तुम्हारा क्या मतलब है कि वो जिंदा है। तो वो शमसा खातून कहती है और वो कब्र वो सब
तुम जैसे लोगों की बुराइयों को बेनकाब और घटिया चालों को नाकाम बनाने की ये एक चाल थी। ये बात अच्छी तरह जान लो। तो वहाँ पर मेला का दिल खुल जाता है और ऐसे वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि शुक्र है मुझे यकीन था कि वो नहीं मरेगा। अगर ऐसा है तो फिर हर किसी को अपने झूठ पर अपनी ज़िंदगी गुज़ारने दो। अपने साथ ऐसा मत करो। वहाँ पर शम्सा खातून कहती है, जिसे तुम मोहब्बत कहती हो खुद उसकी ज़िंदान में कैद मत करो। इसलिए वो कहती है तुम उसके लिए मेरे जज़्बात को कभी नहीं समझ सकती। मेला कहती है कभी नहीं, तुम कभी नहीं समझ सकती। बेला कहती है अगर तुम्हारी और तुम्हारे दिल की समझ से बहुत दूर किसी चौराहे पर आ खड़ी हूँ, बहुत दूर। तो वहाँ पर वो कहती है अगर तुम खुद को बेवकूफ़ बनाकर जीना चाहती हो तो ये तुम्हारा मसला है। शम्सा खातून कहती है मगर ये जान लो कि कोई भी इस ज़िंदान के दरवाज़े को नहीं खोल सकेगा जिसमें तुमने खुद को कैद कर रखा है और तुम्हारी किस्मत कि तुम वहाँ अकेली ही मुरझा कर ख़त्म हो जाओगी। शम्सा खातून उससे कहती है और वहाँ पर वो जाने लगती हैं। वहाँ पर बेला कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि वहाँ अकेले नहीं मरूँगी वहाँ अकेले। मैं सलाहुद्दीन के साथ ही मरूँगी। इसी के साथ ही बेला साँस लेती है सुख का और उसकी आँखों से कतार दर कतार आँसू बहने लगते हैं। इसके साथ ही मंज़र तब्दील करके हमें जंगल का मंज़र दिखाया जाता है। जहाँ पर वो कहते उसका सिपाही कहते हैं इसलिए इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वो तादाद में बहुत ज़्यादा है लौट गए। उसके साथ चैटलिन की फ़ौज भी है। वहाँ पर वो कहते हैं मुझे कुछ के सिपाहियों से कोई मसला नहीं मारकूस बेलियन कहते हैं कोई भी मसला नहीं मुझे। वो कहते हैं आपका क्या मंसूबा है मेरे कौन? मार्कुस कहते हैं। तो वो कहता है चूँकि ये मसला लाट गाय और मेरे दरमियान है तो इसलिए हम इसे अपने दरमियान ही हल करेंगे। हम सिपाहियों पर तलवार नहीं चलाएँगे। इसके साथ ही वहाँ पर एक कमांडर आता है और कहता है मेरे कौन लाट गाय और उसकी फ़ौज रास्ते पर आराम के लिए रुकी है। वो रास्ते पर आराम करेंगे। बेलियन कहता है कि अच्छा ठीक है। इसके साथ ही फिर से हमें मंज़र तब्दील करके जंगल का मंज़र दिखाया जाता है जहाँ पर वो सलाहुद्दीन के ख़ैमे के बाहर सायरा खातून अपने ताजर याकूब के साथ ठहरी होती है। वो जासूसी कर रहे होते हैं। फिर वो देखते हैं कि ख़ैमे के बाहर से सलाहुद्दीन निकलता है तो सायरा खातून जब उसे देखती है तो हक्का-बक्का रह जाती है और कि सायरा खातून उसको देखकर खुश हो जाती है और कहती है देखा मैं जानती सलाहुद्दीन मरा नहीं, ये सब उसकी चाल थी। देख लिया तूने? तो वो हम दिखाया जाता है कि सलाहुद्दीन घोड़े पर बैठ रहे होते हैं और सायरा कहती है हमें फ़ौरी तौर पर ये कोंतस मिला को खबर देनी होगी, फ़ौरी तौर पर। तो वो कहते हैं सलाहुद्दीन अब कहाँ जा रहा है? ताजिर याकूब कहते हैं जब हम कायरा जाएँगे तो हमें पता चल जाएगा। वो जा रहे होते हैं कि हमें दिखाया जाता है। जैसे ही वो घोड़े पर बैठने जा रहे होते हैं तो पीछे से हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर गोग बोरू फूल लेकर बैठा होता है और वहाँ से पीछे से उसकी फ़ौज भी आ जाती है। वो सायरा और ताजिर को घेर लेते हैं। सायरा कहती है बोरू अली तुराब वो क्या अपने भतीजे को कहता है सारा खातून मेरे पीछे चल कर बहुत थक चुकी होंगी। अब मेज़बानी करो ताकि वो आराम कर सकें। आप जैसे हुक्म चाचा जान तुराब और अली कहते हैं। इसके साथ ही वो उसको पकड़ लेते हैं और इस ताजिर को भी साथ ले जाना से मत भूलना, ठीक है? इसके साथ ही वो कहते हैं कि इसको भी पकड़ लो। इसके साथ ही वो उन दोनों को ले जा रहे होते हैं और वो वहाँ से उठ आता है और उनके पीछे-पीछे जाने लगता है। इसके बाद मंज़र तब्दील करके हमें बेलियन दिखाया जाता है जो कि अपनी फ़ौज के साथ ठहरा होता है और वो तमाम लोग मौके का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब उन्हें मौका मिले अ, और वो लॉर्ड गाय पर हमला करें। वो देखते हैं कि लॉर्ड गाय आराम कर रहा होता है और पानी पी रहा होता है। लॉर्ड गाय जैसे ही उठता है और वो अपनी सिपाहियों की तरफ जा रहा होता है। सिपाहियों की तरफ तुम जमा हो जा हम कहीं जा रहे हैं, जमा हो जाओ। इसके साथ ही वो उससे पानी का मशकीज़ा लेता है और वहाँ पर आवाज़ आती है लॉर्ड गाय। हमें दिखाया जाता है कि बेलियन लॉर्ड गाय के पीछे-पीछे आ चुका होता है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और वो कहते हैं कि लॉर्ड गाय तुम्हारा आखिरी वक़्त आ चुका है। बेलियन कहता है कि हमारे दरमियान हिसाब तय करना अभी बाकी है तो तुम सब कहाँ जा रहे हो? बालियान तुम कभी नहीं रुकोगे। वहाँ पर लॉर्ड गाय कहता है। बेलियन कहता है तुम आज इस हद तक पहुँच गए हो, तुम्हारा हाथ काट देने तक नहीं रुकूँगा, ये बात अच्छी तरह जान लो। बेलियन क्या अपनी तलवार निकालता है
तलवार निकालता है और उस पर तानने की कोशिश कर रहा था। मेरा तुम लोगों से कोई मसला नहीं। वहाँ पर बालियन कहता है, मेरा मसला लॉर्ड गाय के साथ है, इसलिए तुम लोग पीछे हट जाओ। मेरी जंग लॉर्ड गाय के साथ है। वो लॉर्ड गाय से कहता है कि अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो इन सिपाहियों की शील्ड मत बनाओ। आओ आओ मेरा मुकाबला करो, फिर पता चल जाएगा कि तुम कितने बहादुर हो, तुम कितने कैसे नाइट हो। आ जाओ और मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा खुद पर इसका एतमाद तुम्हारे सजा का बायस बनेगा बैलियन। ऐसा लगता है कि रब ने मुझे इस सजा पर अमल दरामद का एजाज़ दिया है। इसके साथ ही वो अपनी तलवार निकाल लेता है। तो फिर इंतज़ार किस बात का? वह उस एक दूसरे पर हमला करते हैं और वहाँ पर एक घुमसान की लड़ाई शुरू हो जाती है। नाज़रीन, इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे बेल के आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करिए ताकि हमारी इस तरह की वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। इस बंदे नाचिक दीजिए इजाज़त, मिलते हैं साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।